न किसी हमनसी न हम सफर से निकलेगा, ये हमारा कांटा है हम ही से निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवालिक एजू एरा में। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी हमने वहाँ लवक तक क्लियर किया था, यानी कि प्लास्टिड हमने पढ़ लिए थे, है ना। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो केंद्रक, हमारा एक वो भी केंद्रक रह गया था, कोशिका का केंद्रक। तो केंद्रक के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर केंद्रक की लोकेशन की बात करूं तो पौधे जंतु कोशिकाओं में तो होगा अलग, ठीक है दोस्तों, जंतु और पेड़ पौधों की कोशिका में होगा अलग। भाई जो जंतु कोशिका होती है, जो हमारी मानव या किसी भी जंतु की कोशिका होगी वो है वृत्ताकार। भाई वृत्ताकार हो गए, ठीक है। ये जो होगी ये कैसी होती है, ये आयताकार होती है, लगभग आयताकार, इस तरह से। भाई इसमें आपको डिफरेंस भी पता लग जाएगा कि पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं केंद्रक की बात करूं तो पादप कोशिका में जो केंद्रक पाया जाएगा वो ऐसा परिधीय पाया जाएगा, साइड्स में परिधीय। यहाँ पाए जाने का क्या कारण है, भाई यहाँ पाया जाने का क्या कारण है, इसका कारण है कि हाँ इसमें रिक्तिका। दोस्तों देखो तो दोबारा देखते हैं, नीचे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ देखो भाई जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कैसे कैसे अलग अलग होता है। केंद्रक यहाँ अलग पाया जाएगा, यहाँ अलग। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आयताकार होगी, इसकी कोशिका की जो संरचना होती है ना, स्ट्रक्चर, पादप कोशिका को इस तरह से होता है, इस तरह से। और जंतु कोशिका जो होती है दोस्तों वृत्ताकार होती है। तो जो केंद्रक होगा इसमें जंतु कोशिका में तो पाया जाएगा बिल्कुल बीचों बीच पाया जाएगा, ठीक है। इसमें जो पाया जाता है वो इस साइड परिधीय पाया जाता है, परिधीय यहाँ पाया जाता है, क्योंकि उसका कारण क्या है कि यहाँ इसमें वे होंगे, इसमें यहाँ जो होते हैं रिक्तिकाएं होती हैं, रिक्तिका। भाई इसमें बड़ी रिक्तिका हुआ है, इसमें हमारी जो जंतु कोशिका होती है उसमें होती है छोटी रिक्तिका। तो ये इस तरह से होता है। तो और इस पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सीधी क्या पाई जाए, कोशिका झिल्ली से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं केंद्रक के बारे में और जानकारी जुटाते हैं कैसे क्या है। भाई सबसे पूरा का पूरा नियंत्रण जो होता है वो केंद्रक के द्वारा होता है। देखो दोस्तों, केंद्रक की खोज की बात करूं मैं, केंद्रक की खोज जो करी वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी। कोशिका का नियंत्रण कोशिका का नियंत्रण इसके द्वारा होता है, कोशिका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, इसके द्वारा होता है, ठीक है। अनुवांशिकी पदार्थ इसी के अंदर पाया जाता है, क्या है, डीएनए। ठीक है दोस्तों, ये होता है केंद्रक। अगर केंद्रक की अगर आगे बात करूं, सबसे मोस्ट केंद्रक, भाई केंद्रक की खोज किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है, न्यूक्लियस केंद्रक होता। अब देखो दोस्तों, इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो होता है वो क्या होता है, डीएनए। ये डीएनए में 23 जोड़ी गुणसूत्र होती है, 23 जोड़ी गुणसूत्र। भाई इसकी अगर मैं डीएनए की संरचना की बात करूं तो देखो दोस्तों ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। ये खंड होगा ऐसा, अगर ये इसके ऊपर है ऐसे दाने दाने से होंगे, ये तो होगा गुणसूत्र, ठीक है। ये जो दाने दाने से इसके ऊपर ये क्या होगा, ये होंगे जीन। दोस्तों जीन अगर हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाएंगे ना, वो किसके द्वारा जाते हैं, जीन के द्वारा जाते हैं, जीन। भाई जो विरासत में हमें क्या चीज मिलती है, जो हमें अपने पापा से मिला है, ठीक है ना, जो हम भाई हमारे अंदर हम अपने बापू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो किसके कारण दिखाई दे रहे हैं, जीन के कारण दिखाई दे रहे हैं। ये जो खंड है ना, ये जीन, ये तो हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या ले जाते हैं, अनुवांशिक गुण ये तो पहुंचाते हैं। भाई कोई किसी की शक्ल पापा से मिल रही है, किसी की मम्मी से मिल रही है, तो इसका कारण क्या है, जीन। ठीक है दोस्तों, ये डीएनए की संरचना है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही होती है इसमें। अगर मैं आगे बात करूं तो हमारे मानव के अंदर कितने जोड़ी होंगे, 23 जोड़ी गुणसूत्र होंगे, ठीक है। अगर चिंपैंजी की बात करूं, चिंपैंजी में कितने पाए जाएंगे, 24 पाए जाएंगे। चिंपैंजी में कितने पाए जाएंगे, चिंपैंजी 24 जोड़ी पाए जाते हैं, जोड़ी, ठीक है। तो 21 जोड़ी किसमें पाए जाते हैं, बंदर में पाए जाते हैं। भाई देखो ये हमसे लगभग मिलते जुलते हैं, इसमें तो एक फालतू है और इसमें एक कम है, पर हमसे यहाँ मिलते हैं। तो ये क्या चीज, मेन चीज यही होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या करें, अगर डीएनए की ओर आगे बात करें
तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगा? डीएनए डीएनए क्या होता है? डी डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों डीएनए की फुल फॉर्म कभी कभी पूछी जाती है, क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, यानी कि अम्ल। और इसमें जो इसकी खोज के बारे में अभी कोई इतना वो नहीं है, लेकिन अगर हाँ पूछा जाए कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल की खोज जो करी थी वो करी थी फेडर नेसर ने, ये वैज्ञानिक थे। और इसका जो मॉडल दिया था डीएनए मॉडल, द्विकुंडलित मॉडल जो दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं इसे, डबल हेलिक्स मॉडल, वो किसने दिया? वाटसन और क्रिक, वाटसन एवं क्रिक। दोस्तों ये समझाया था, पूरा का पूरी संरचना जो समझाई गई थी वो उसके द्वारा समझाई गई, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा समझाई गई थी डीएनए की। दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराओ दोस्तों, आप ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आगे देखते हैं, हम आगे विभाजन के बारे में बात करते हैं, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के बारे में बात करते हैं। विभाजन देखो इसका किस प्रकार होता है। नंबर 1 असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। नंबर 2 समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। नंबर 3 अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो दोस्तों 3 तरीके से हमारी जो कोशिका है उसमें 3 तरीके से विभाजन होता है। नंबर 1 असूत्री, नंबर 2 समसूत्री, नंबर 3 अर्धसूत्री। तो दोस्तों असूत्री विभाजन जो होता है वो किस किस में होता है हम देखते हैं। ये अविकसित कोशिकाओं में होगा, अविकसित कोशिकाओं में होता है। अविकसित कोशिका कौन कौन सी होती है? देखो अमीबा हो गया, और यीस्ट हो गया, शैवाल हो गई। तो इनमें जो इनकी कोशिकाओं का विभाजन जो होगा वो किस प्रकार होगा? अर्धसूत्री विभाजन के रूप में होगा। भाई नीलहरित शैवाल हो गए, यीस्ट हो गया, अमीबा हो गया, और इसमें एक और जोड़ सकते हो, प्रोटोजोआ हो गया। प्रोटोजोआ भाई जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं उनमें कैसा होगा? असूत्री विभाजन होगा। दोस्तों असूत्री विभाजन जो था वो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, विरचाओं ने देखा था सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं समसूत्री विभाजन की। समसूत्री विभाजन की अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार होता है? तो असूत्री विभाजन के बारे में पता चल गया, और दूसरे नंबर पर आता है समसूत्री विभाजन। क्योंकि विभाजन जो होता है कोशिका का वो क्या प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। क्या प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। तो आगे चलते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन दोस्तों, समसूत्री विभाजन की अगर मैं बात करूं तो समसूत्री विभाजन जो सबसे कम प्रोसेस है, सबसे कम समय में ये प्रोसेस हो जाती है। केवल कितनी देर में? 2 से 3 मिनट में। 2 से 3 मिनट में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है केवल। तो दोस्तों क्या है समसूत्री विभाजन? जो केवल कितनी देर? समसूत्री विभाजन 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाता है, समाप्त। और इसमें क्या होता है? एक कोशिका से जो संतति कोशिका होती है ना, उससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? बराबर होती है। जो संतति कोशिका में होगी वही उसमें होगी। ठीक है, और उसके बाद में आगे बात करते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन की।
दोस्तों यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, कभी पूछ लिया जाए। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ। दोस्तों आगे हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की। दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन के बारे में जो खोज की थी वो वीजमैन ने की थी। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन दोस्तों इसके बारे में जो बताया था वो बताया था वीजमैन ने। वीजमैन एक वैज्ञानिक थे। और ये विभाजन होता कहाँ है? ये विभाजन होता कहाँ? जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। तो दोस्तों इससे ज्यादा इस बार इतना ही पूछा जाता है ना, तो वैसे विभाजन से ज्यादा प्रश्न आते नहीं, लेकिन हमने फिर भी बता दिया है कि जो अर्धसूत्री विभाजन है वो जनन कोशिकाओं में होता है। तो दोस्तों अब कोशिका वाला चैप्टर लगभग पूरा समाप्त हो लिया। दोस्तों अब अगर हम जो अब अगली वीडियो में लेकर आएंगे वो रक्त परिसंचरण के साथ आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दो बेसिक फैक्ट हो रहे हैं उन्हें और बता देते हैं हम। जैसे देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका में कौन सा तत्व ज्यादा पाया जाता है, देखो कोशिका किस किस चीज से मिलकर बनी है? एक तो होता ऑक्सीजन, ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, ये चीज हमारी कोशिका में होती है। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये कितने अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा तत्व हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है या हमारी कोशिका में पाया जाता है, तो आप बता दोगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर्वाधिक हमारे शरीर में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे क्या है? कार्बन। तो अगर मैं इनकी परसेंटेज की बात करूं, इसमें 76% सबसे ज्यादा ये पाई जाएगी। दूसरे नंबर पे इसकी बात करूं तो ये लगभग कितना पाया जाएगा? 10.5%। और हाइड्रोजन जो पाई जाएगी वो पाई जाएगी लगभग 2.5%। और नाइट्रोजन 2%। भाई प्रोटीन में होगा, नाइट्रोजन पदार्थ तो होता दोस्तों। तो या तो पूछा कि कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, तो कौन सा हो? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ये होता है नाइट्रोजन। दोस्तों अगर पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता तो कौन सा तत्व बताओगे? ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर कार्बन, तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन, चौथे नंबर पर होता है नाइट्रोजन। और अगर पूछे कि हमारे शरीर में कौन सी धातु सर्वाधिक पाई जाती है, दोस्तों धातु की बात कर लें तो धातु पाई जाती है कैल्शियम। धातु पाई जाती है कैल्शियम। दोस्तों आगे ऊपर लिख देता हूं मैं और बात कर लेते हैं। अगर तत्व की बात करें तो ये तत्व मैंने आपके सामने लिख दिए। भाई ये जो मैंने अभी 4 तत्व लिखे हैं इनमें कोई सी भी, ये सारी क्या है? अधातु में। भाई ऑक्सीजन भी, कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, नाइट्रोजन भी। ठीक है दोस्तों, आगे अब हम बात करते हैं धातु की। हमारे शरीर में या हमारी कोशिकाओं में कौन सी धातु सर्वाधिक पाई जाती है? तो सबसे पहला है कैल्शियम। कैल्शियम, ठीक है दोस्तों, कैल्शियम सर्वाधिक पाई जाती है Ca। दूसरे नंबर पर फास्फोरस, फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, भाई इन चीज हमारी हड्डियां जो बनी हुई होती है कैल्शियम फास्फोरस की तो बनी हुई है। तो हम पूछा जाएगा कि हमारी कोशिका में सर्वाधिक कौन सी धातु पाई जाती है, तो कैल्शियम। दूसरे नंबर पर फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, चाहे शरीर में पूछे चाहे कोशिका में पूछे यही आंसर होगा। और अब हम कल लेकर आएंगे आपको रक्त। ठीक है दोस्तों, तो अब हम कुछ इसके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हें कर लेते हैं। और उस कल हम आपको लिए दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे रक्त परिसंचरण तंत्र वाला। ठीक है, तो कुछ प्रश्न है उन्हें कर लेते हैं हम। जैसे कि सबसे पहला बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने करी? क्वेश्चन पूछा जाता है बताओ किसने करी कोशिका की खोज किसने की? ठीक है, नंबर 1। नंबर दूसरा प्रश्न लिखते हैं हम, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? बताओ भी बताओ किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है?
ठीक है। नंबर तीसरा प्रश्न लिखते हैं हम, नंबर 3 लिखते हैं हम राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम की खोज किसने की? किसने की थी? तो दोस्तों अब देखो, दोस्तों राइबोसोम थोड़ा, देखो शुरू करते हैं भाई, कोशिका की खोज किसने की? तो आंसर आ जाएगा आपका रॉबर्ट हुक ने। ठीक, नंबर दूसरी बात करें, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता? तो वो कहा जाता राइबोसोम को। राइबोसोम को। नंबर 3 की बात करें, राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई? तो वो किसके द्वारा की गई बताओ भाई? राइबोसोम की खोज किसने करी दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने कहाँ की थी? पादप में की थी। कहाँ की दोस्तों? पादप में। रॉबिन्स और ब्राउन थे, एक कौन सा? एक रॉबिन्स भी है, रॉबिन्स। अब दोस्तों अगर उसकी बात करूं जंतुओं की, तो उसमें किसने करी? पोलार्ड। दोस्तों सबसे ज्यादा यही पोलार्ड ही आता है, उनकी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे और लिखते हैं। तो दोस्तों अब देखो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। दोस्तों लाइसोसोम को मैंने पढ़ाया था, जो भी हानिकारक जीवाणु हमारी कोशिका में एंटर करते हैं उनको क्या कर लेता है? ये भक्षण करता है, उनका भक्षण। ठीक है, और आत्महत्या की थैली से इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को कहा जाता है। जीव द्रव्य, भाई जीव द्रव्य कहाँ होगा? जो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन, जो कोशिका मेम्ब्रेन के बीच की जो होगा लिक्विड पदार्थ होता है, उसे कहा जाता जीवन का भौतिक आधार। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान। कौन कौन से वैज्ञानिक थे? स्लाइडेन और स्वान। कोशिका भित्ति पाई जाती है दोस्तों, कोशिका भित्ति केवल, कोशिका भित्ति कहां पाई जाती है? केवल पादप कोशिकाओं में। पादप यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में। ये दोस्तों अब ये हो गए सारे क्वेश्चन। कहाँ केवल कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका, भाई पादप कोशिका पेड़ पौधों की कोशिका जो है, हमारे अंदर तो मेम्ब्रेन हो गया, केवल मेम्ब्रेन झिल्ली, मतलब झिल्ली। ठीक है, और अगले प्रश्न लिखते हैं हम दोस्तों। मानव शरीर, अगर मानव शरीर की बात करूं तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? किस चीज की होती है? तो वो कौन सी होती है दोस्तों? अंडाणु। वो पाई जाती है कहाँ? मादा में पाई जाती है। अगर मानव शरीर की बात कर लो, मानव शरीर, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव शरीर में कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है? सबसे बड़ी की बात करें यानी कि स्पर्म हो गया। सबसे छोटी की बात करूं, सबसे छोटी की ओवम यानी कि अंडाणु। ठीक है दोस्तों, अगर सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो वो कौन सी होती है? तंत्र की कोशिका। ठीक है दोस्तों, और जो सब पूरे शरीरों में बात करें, सारे शरीरों में सबसे छोटी का कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। और तो दोस्तों कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो जीव है वो किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता? तो दो तरीके से बना हुआ होता है, एक होता है एक कोशिकीय, एक होता बहुकोशिकीय। ठीक है दोस्तों, जीव जो होता है एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय।
बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत जो होता है, जो जितने भी प्रोकैरियोट है वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे जीवाणु हो गए, जीवाणु हो गए, और तुम्हारे प्रोटोजोआ हो गए, भाई अमीबा हो गया, अमीबा, यानी कि जो सिंगल सेल वाले हैं ना जितने भी हमारे, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आएंगे। एक कोशिका, बहुकोशिकीय के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हो गए है ना, जंतु हो गए, सारे के सारे, वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, बहुकोशिकीय आएंगे। दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा एक कोशिकीय जीव है, कौन सा बहुकोशिकीय जीव है। जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, जीवाणु हो गया, अमीबा हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, वो सारे के सारे क्या हैं। और एक तुम्हारा इसमें यूग्लिना भी होता है, वो भी एक कोशिका में आता है, यूग्लिना, यूग्लिना यानी कि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। ठीक है दोस्तों, पूछ लिया जाता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, और हम कल दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। और दोस्तों जो भी आप देख रहे हो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और दोस्तों लाइक करो, हम मोटिवेट होते हैं। जो भी आप देख रहे हो केवल 5 को आपको सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं, सब्सक्राइब कराना है। ठीक है दोस्तों, ओके, जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को लाइक कर दो। अलविदा साहब।